हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सेवन्थ यूनिट में बेटा 3 पोर्शन हैं। एक पोर्शन सॉलिड के बारे में है, एक पोर्शन लिक्विड के बारे में है और एक पोर्शन है हीट के बारे में। तो हम फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, मार्क करते हैं सेवन्थ यूनिट ए पार्ट, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? That is mechanical properties of solids. क्लियर? सबसे पहले एक आता है व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन है काफ़ी कुछ, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब सुनिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस क्या है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ, शेप, साइज, एवरीथिंग इज कम्स अंडर द कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो क्या बताएंगे? इट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बताएंगे। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स इज applied on a body and due to which the configuration of the body changes, due to which configuration of the body changes, then this force is known as deforming force. Then this force is known as deforming force. क्लियर बेटा? हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और अगर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप सारी चीज़ें मान लीजिए, शेप, साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, एवरीथिंग। नेक्स्ट वन आता है बेटा इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी। अब समझिए, हमने कहा कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस से आ जाए तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। सिंपल वे में कह सकते हैं, इलास्टिसिटी जो है बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीअटेन कर लेती है, दोबारा से अटेन कर लेती है आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखिए क्या बताएंगे। Elasticity is the property of the body. Elasticity is the property of the body due to which body regain its original configuration, due to which body regains its original configuration, regains its original configuration after removing the deforming force. After
removing the deforming force. क्लियर? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीअटेन कर लेती है, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। एंड बेटा इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिसिटी बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज perfectly elastic body. First one is perfectly elastic body and second one is perfectly plastic body. तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी? आप सिंपल कहेंगे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं और बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली रीअटेन कर लेती है तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे। तो देखना क्या बताएंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी perfectly elastic body, said to be perfectly elastic body if it regains its original configuration completely. It regain its original configuration completely. Original configuration completely after removing the deforming force. After removing the deforming force. क्लियर बेटा? अगर बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रीअटेन करती है तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका जो क्वार्ट्स होता है वो अपने आप में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, दैट इज क्वार्ट्स। क्वार्ट्स इज नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट आता है बेटा प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब देखिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इसका उल्टा होगा कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें और बॉडी बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ना चले, बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाए, तो उसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब देखिए अब आप क्या बताओगे? ए बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ए बॉडी इज सेड टू बी perfectly plastic body, said to be perfectly plastic body if it does not regain its original configuration even slightly. Said to be perfectly plastic body if it does not regain its original configuration that is
original configuration, regain its original configuration even slightly, configuration even slightly after removing the deforming force, after removing the डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल थोड़ा सा भी रीअटेन नहीं करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। उसको क्या कहा जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहा जाएगा। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल कह सकते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का बेटा, एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका जैसे पैराफिन वैक्स है, मड है, पुट्टी है, क्ले है, ये सारे के सारे अपने आप में प्लास्टिक बॉडी हैं। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, दैट इज पैराफिन वैक्स, दैट इज पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, दैट इज स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे। हम किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, उस बॉडी का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो वो अपने आप में क्या होगा, स्ट्रेस होगा। क्लियर। तो क्या बताएंगे, द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, the deforming force per unit area acting on the body is known as stress, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया उसे ही हम क्या कह देंगे, दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। क्लियर। अब उसके बाद देखिए बेसिकली आप स्ट्रेस ये कह सकते हैं सिंपल वे में, जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस होगा दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी। बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स को एफ से और एरिया को किससे डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे। क्लियर। अब अगर बात करें मेजरिंग यूनिट की, इट्स मेजरिंग यूनिट्स आर, या तो कह सकते हैं फोर्स की न्यूटन और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो कह दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कह दीजिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर बात करें ये कितने टाइप का है तो क्या बताएंगे, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। बेसिकली जो स्ट्रेस होगा बेटा वो स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन आता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, फर्स्ट वन है आपका दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। एंड सेकंड वन आएगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की।
अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, समझिए। एक सिचुएशन तो क्या हो सकती है भाई, कोई भी बॉडी है और किसी भी बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये हाथ एक बॉडी है एंड ये जो पेन है ये डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करा रहा है, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के ऊपर बिल्कुल ऐसे नॉर्मली एक्ट करे तब तो ये क्या है, अपने आप में नॉर्मल स्ट्रेस है। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है मेकिंग एन एंगल, देखिए कंडीशन समझिए, यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, और अगर कुछ एंगल बना के एक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसलिए दो टाइप का है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, when deforming force act perpendicularly on the body, then the stress is known as deforming force, then the stress is known as normal stress। तो देखिए क्या बताएंगे, if deforming force act perpendicularly, act perpendicularly, अगर बॉडी का जो सरफेस है, आप ये कह सकते हैं इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर, if deforming force act perpendicular on the surface of the body, on the surface of the body, then the stress is known as, then the stress is known as normal stress। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोल देंगे। क्लियर। अगर आपका स्ट्रेस, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है तो स्ट्रेस क्या होगा, आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब बेटा नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर फिर तीन टाइप का होता है। एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव, और एक होता है हाइड्रोलिक। एक कौन सा आता है, हाइड्रोलिक आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आएगा टेंसाइल। नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर तीन टाइप का है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड थर्ड वन आ जाएगा बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये कहेंगे दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, these are the types of normal stress। ये अपने आप में नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप्स हैं। तो अब हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस को, कंप्रेसिव स्ट्रेस को और हाइड्रोलिक स्ट्रेस को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। पहली बात तो नॉर्मल स्ट्रेस के पार्ट हैं, इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, और उस परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है देन इट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। तो देखिए आप क्या बताएंगे, फर्स्ट वन आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में हम सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू विच द लेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज अप। आप सिंपल देखिए, मान लीजिए कोई भी बॉडी है किसी भी तरह की, और
अगर इस टाइप की कोई बॉडी है और उसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसे फोर्स एक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? एज ए रिजल्ट बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आप एज ए रिजल्ट क्या कह सकते हैं? बॉडी की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन किसकी होगी? टेंसाइल स्ट्रेस की होगी। तो क्या बताएंगे? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स act perpendicular on the body and due to which length of the body is increase up is known as टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर? जिसकी वजह से बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। पहली बात तो नॉर्मली एक्ट हो गया, तो परपेंडिकुलरली एक्ट हो गया, तो अपने आप में नॉर्मल स्ट्रेस का ही पार्ट हो गया। नेक्स्ट वन आता है बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में आप बताएंगे, सिंपल वे में कह देंगे, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स act perpendicularly on the body and due to which length of the body is decreased down, is known as compressive stress। और उसको हम क्या कह देंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस कह देंगे। क्लियर? और ध्यान रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा इसमें बॉडी की लेंथ डिक्रीज होगी और जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो एक्ट तो अब भी परपेंडिकुलर करेगा लेकिन इनवर्ड करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी की लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको हम क्या बता देंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस बता देंगे। एंड थर्ड वन आएगा, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। थर्ड वन है दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस में आप सिंपल बता देंगे कि किसी लिक्विड के अंदर, अगर किसी लिक्विड या फ्लूइड, मतलब हम बेसिकली वर्ड यूज कर सकते हैं फ्लूइड मींस क्या है? लिक्विड एज वेल एज गैस। अगर किसी लिक्विड या गैस के अंदर किसी बॉडी को इमर्स्ड करा दिया जाता है, डिप करा दिया जाता है, तो फ्लूइड उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाता है दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और कभी भी आप ध्यान रखना हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। देखो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों की वजह से लेंथ चेंज हो रही थी, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्या बताएंगे? इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड, इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड, डिप कर, इमर्स्ड का मतलब है डुबो दिया गया, डिप कर दिया गया,
if a body is immersed into a liquid, immersed into the fluid, फ्लूइड का मतलब क्या है, लिक्विड एंड गैस, दोनों ही चीजें फ्लूइड में आती हैं, चाहे लिक्विड कह दीजिए और चाहे उसको क्या कह दीजिए, गैस। लिक्विड और गैस कोई भी चीज हो सकती है, लिक्विड कह सकते हैं या गैस, दोनों ही चीजें फ्लूइड में आएंगी। इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड देन the stress act on the body, then the stress act on the body is known as hydraulic stress, known as hydraulic stress। उसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह देंगे। और ध्यान रखना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है। मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा तो बिल्कुल टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल कह सकते हैं, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज चेंजेस डाउन, डिक्रीज डाउन इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर। एंड लास्ट वन आया बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस, या उसको बोल सकते हैं शीयरिंग स्ट्रेस, सेकंड टाइप। जैसे फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस था और सेकंड कौन सा आया, सेकंड आएगा दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको शीयरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, या बोला जा सकता है दैट इज शीयरिंग स्ट्रेस। चाहे टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो और चाहे उसको क्या बोल दो, शीयरिंग स्ट्रेस बोल दो। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेस। और ये क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस तो बताया था मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। और टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या आएगा, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विच इज लेस देन 90, जो अपने आप में बॉडी के ऊपर एक्ट करे, और उसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर। तो देखिए आप सिंपल कह सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या बता देंगे, if deforming force act on the body, if deforming force act on the body tangentially along the surface of the body, along the surface of the body, then the stress is known as, then the stress is known as tangential और शीयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल या शीयरिंग स्ट्रेस कह देंगे। क्लियर। और देखना इसमें कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे नॉर्मली एक्ट कर रहा था, तो इस कंडीशन में क्या है बेटा, कोई भी बॉडी होगी, किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस पे कोई भी बॉडी रखी है, फोर्स एक्ट करेगा टेंजेंशियली। टेंजेंशियली क्या हो सकता है, आप इस तरह से एक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, या बिल्कुल अलोंग द सरफेस भी एक्ट करवा सकते हैं। मतलब मेन सिंपल बात क्या है, टेंजेंशियली एक्ट करेगा। जो फोर्स का एक कंपोनेंट होगा वो एक कंपोनेंट एक्ट करेगा टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी।
बॉडी की जो सरफेस है उस सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करेगा। तो आज हमने पढ़ा बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसके बाद आया हमारा स्ट्रेस। और स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का आया, पहला नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड आया टेंजेंशियल। ये नॉर्मल स्ट्रेस के तीनों पार्ट है। तो इतना कर लेंगे बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।